Hello to all and welcome back to the platform. Anamika this side and let's get started with Modern Indian History, Spectrum or NCERT की ये series. Already aware हो आप लोग कि what all we have studied and what all we are going to study in this particular session. So our theme, that is our center of discussion is the era of mass nationalism. 1919 से 1939 के time period में जो जो चीजें हुई वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा एक इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस. बट सिंस हम पिछले कुछ चीजों को लिंक करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो रिदम को रखने के लिए ये जो आप लर्निंग वाली आपकी जो रिदम है उसको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि पिछले लेसन में हमने डिस्कस क्या किया था, ताकि आज का जो लेसन है आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. अगर आप लोगों ने पिछले लेसन को देखा है, आपको पता है कि क्या मैंने डिस्कस किया है पिछले लेसन में, तो आप आगे के 2-3 मिनट आप थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करके फिर आगे का देख सकते हो. वो ये उनके लिए है जिन्होंने पिछले लेसन को फॉलो अप नहीं किया है. हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं इंडिया में चेंज होने लग गई थी. वहीं पे स्वराज पार्टी का गठन होता है, द स्वराजिस्ट. एक मेजर डेवलपमेंट जो इंडियन पॉलिटिक्स में 1922 और 28 के टाइम पीरियड में देखने को मिल रहा था, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था स्वराजिस्ट का उभर के आना. जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद विड्रॉ कर लिया था, तो बहुत सारे जो हैं जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके थिंकिंग में सीरियस डिफरेंसेस जो है अराइज होने शुरू हो गए थे. कुछ लोगों का अलग व्यू था, कुछ लोगों का अलग व्यू था. एक स्कूल ऑफ थॉट जो था जो कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता था, और बाकी दूसरा जो थॉट था वो अलग था. तो यहाँ पे जो एक पैसिव रेजिस्टेंस होती है कि अगर मतलब जो एक नेशन जो है वो एक अवेकन होना शुरू हो गया था और उसी समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉ हो गया है, गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर लिया था, तो लोगों ने, नेताओं ने, जो लीडर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि जो एक बहुत मुश्किल के बाद, बहुत शिद्दत के बाद एक जो हमारा नेशन है अवेकन हुआ है, कहीं वो वापस से निराश होके, हताश होके बैठ ना जाए. तो उसको कंटिन्यू करने के लिए, उनके एंथुजियाज्म को कंटिन्यू करने के लिए हमें उनकी जो यहाँ पे पॉजिटिविटी है उसको बरकरार रखने के लिए कुछ चीजें ऐसी करनी होंगी ताकि ये चीजें जो हैं उनमें जागृत रहें. वन स्कूल ऑफ थॉट जो CR दास और मोतीलाल नेहरू का था, उन्होंने कुछ चेंज लाने का कहा और उसके बाद कुछ कंडीशंस भी उन्होंने अपने रखे. इनका ये कहना था कि जो नेशनलिस्ट हैं उनको मतलब ये जो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो आप बहिष्कार करते हो ना, उसको जो बाइकट करते हो, वो आपको छोड़ देना चाहिए. इनफैक्ट आपको वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर होना चाहिए, तब जाके वहां पे एंट्री मार के आप फिर उसके बाद उनके वर्किंग को आप थोड़ा सा रोको, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करो, उनके ऑफिशियल प्लान्स को देखो, आप देखो कि उनके वीकनेसेस क्या है और उनके वीकनेसेस को दुनिया के सामने लाओ, नेशन के सामने लाओ. उसके बाद ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है ना, वो एक पब्लिक एंथुजियाज्म को बहुत ज्यादा एनहांस करेगा. ठीक है, ये चीज उन्होंने कही. सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो राजेंद्र प्रसाद थे और ये जो महात्मा गांधी थे, वो नो चेंजर्स में आते थे. उनका ये कहना था कि हम काउंसिल एंट्री को अपोज ही करेंगे, हम काउंसिल एंट्री को मतलब वहां पे एंट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे. सो वो थे नो चेंजर्स. हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में अगर हम इन्वॉल्व होंगे, तो अगर हम यहाँ पे, एक तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली में फाइट करते रहोगे, ऊपर से आप नेशन के फ्रीडम के लिए फाइट करोगे बाहर, मतलब असेंबली में भी आपकी फाइट है और असेंबली के बाहर आपका फ्रीडम के लिए भी फाइट है. तो दोनों में एक हौच पौच वाली स्थिति हो जाएगी जो हम नहीं चाहते, इंटरमिंगल नहीं होना चाहते हम. सो इसलिए उनका कहना था कि हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, वी विल अपोज द काउंसिल एंट्री. इस तरीके से दोनों के बीच में जो है विचारों में मतभेद होता है और वहां पे आपके मोतीलाल नेहरू और CR दास अलग होके अपनी स्वराज पार्टी का गठन करते हैं. लेकिन वो कांग्रेस के साथ ही रह के काम करेंगे. ये चीज थी कि कांग्रेस के साथ रह के बट अपने अपने ढंग में वो लोग काम करेंगे. फिर उसके बाद बेलगांव वाला सेशन होता है जिसको गांधी जी हेल्ड करते हैं. उस सेशन को पहला और आखिरी सेशन, जिसमें वो दोनों को किसी तरह से मनाते हैं कि आप दोनों साथ में रहो और उसके बाद आप साथ में मिलके काम करो. और इसी के बाद जो है चीजें अलग तरीके से होनी शुरू हो जाती हैं. तो स्वराजिस्ट जो है उनको थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है. फिर जो इलेक्शन होता है उसमें वो काफी ज्यादा अच्छा 42 सीट्स लेके आते हैं. 101 जो इलेक्टेड सीट्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें 42 सीटें उनको जो है वो मिलती हैं.
अब यहाँ पे वो सेंट्रल असेंबली में क्या क्या हासिल करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में कि उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए क्वेश्चन करना शुरू किया, उनकी वीकनेसेस को बाहर लाना शुरू किया, और उसके बाद में चल के जो एक नेशनलिस्ट लीडर थे आपके पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो प्रेसिडेंट जो स्पीकर होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी चुने गए थे। फिर उन्होंने जो भी वीकनेसेस, जो भी यहाँ पे उनके हॉलोनेस रह गए थे रिफॉर्म में, 1919 के एक्ट के रिफॉर्म में, वो भी उन्होंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी जो चीजें हैं जो इंडिया के मतलब हक के लिए आपको रिफॉर्म में लानी होंगी, मतलब जैसे उनको ये एक 1919 के एक्ट के बाद उनको क्वेश्चन करने का हक मिल गया था, तो वो बहुत सारे जो है स्पीचेस में अपने बहुत सारी बातें ऐसी बोलने लगे थे जो उनके मन में दबी हुई थी। अब यहाँ पे जो नो चेंजर्स थे वो अपना काम चुपचाप कर रहे थे, उन्होंने खादी को प्रमोट करना शुरू किया, लोअर क्लास जो अनटचेबल थे उनका भी साथ इनको मिलना शुरू हो गया था, तो दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और होती है कि इन दोनों में ड्रॉबैक्स थे, स्वराजिस्ट के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि वो मतलब इतना ज्यादा कारगर नहीं हो पाए, और दूसरी चीज थी कि जो नो चेंजर्स थे उनके भी कार्यकारिणी में थोड़ी ड्रॉबैक्स थे, जो कि मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से दोनों के जो कार्य करने का तरीका था उसमें कमियां थी। अब इसी के बीच में एक नया फोर्स इमर्ज होता है जो कि था सोशलिस्ट आइडियाज का, यूथ पावर का और ट्रेड यूनियनिज्म का। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, और हम बहुत सारी इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि आपको ट्रेड यूनियन जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का होता है यहाँ पे फॉर्मेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें काकोरी कांड और HSRA का जो यहाँ पे गठन होता है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर, तो प्लीज कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे होता है इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस। ईयर 1922 में बहुत सारे जो पोटेंशियल है नेशनल रिकवरी के, वो इमर्ज होने शुरू हुए थे इन द फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड अदर सोशलिस्ट आइडियाज, जो कि स्प्रेड हो रहे थे बहुत ही तेजी से यहाँ पे इंडिया में। पॉलिटिकली अगर आप कहते हो तो यहाँ पे एक जो रिफ्लेक्शन है लेफ्ट विंग पार्टी के उदय का, वो देखने को मिला था, और उनकी लीडरशिप करते हुए नजर आ रहे थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। लेफ्ट विंग जो है वो ये नहीं चाहते थे कि जो मतलब वो कंफाइन नहीं करते थे, ये जो अटेंशन था जी स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पेरियलिज्म, उसको वो कंफाइन नहीं करते थे। उन्होंने बहुत सारे जो है क्वेश्चन इंटरनल क्लास ऑफ ऑपरेशन जो था कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड वाला जो सिस्टम था उस पर रेज करने शुरू हो गए थे। अब ये कहाँ से इंस्पायर हुए थे? ये इंस्पायर हुए थे सोवियत रिवॉल्यूशन से, और उसके बाद ये जो है सोवियत रिवॉल्यूशन में जब वहां पे, उसको मैं डिस्कस करूंगी, मैं बताऊंगी इसके बारे में, और मैं एक बार पिछले लेसन में भी डिस्कस कर चुकी हूँ जो रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। और सोवियत रिवॉल्यूशन अलग है, और उसके बाद जो वो गांधी जी के आइडिया से थोड़े डिससेटिस्फाइड हो रहे थे, उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम से वो डिससेटिस्फाइड हो रहे थे, ये थोड़ा सा उग्र रूप लेना चाहते थे ताकि आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जो बीमारियां कंट्री में फैल रही हैं उसको आप रोक सको, उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सको। उन्होंने अब स्वराज का नहीं दिया था, स्वराज का स्लोगन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा पूर्ण स्वराज चाहिए अब तो हमें, कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके, लेकिन हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब इसी के बिना पे जो है इनसे इन्फ्लुएंस होके इन लोगों ने जो है अपने थिंकिंग को थोड़ा बहुत चेंज करना शुरू कर दिया था। अब देखिए जो आइडिया था कार्ल मार्क्स का, वो एक सोशलिस्ट थिंकर थे, उन्होंने बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वहां पे जो इस समय एग्जिस्ट कर रहे थे उसको जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, और उसी के बाद ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप जो है वो इमर्जेंस में आए थे। तो अगर आपको ये कहा जाएगा ना कि इनके इमर्जेंस के लिए, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप के इमर्जेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे बहुत ज्यादा हद तक, तो वो कार्ल मार्क्स थे। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बैकग्राउंड दे देती हूँ, सिंस ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है तो यहाँ पे डिस्कशन करना बनता है, इसको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती। सो आपको एक आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए इसके बारे में। जो अर्ली सोशलिस्ट थे, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है इसमें, जो कि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी देगा बाकी की चीजों को, ठीक है। अर्ली जो सोशलिस्ट थे वो जो है रिफॉर्म और पीसफुल मीन्स में विश्वास रखते थे। मतलब उनका था कि पीसफुल तरीके से रिफॉर्म लाना है। हाँ, सोशलिज्म को जो है अचीव करने का तरीका वही वो बताते थे।
लेकिन मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है, वो इस बात से कहते थे कि जब तक कोई रिवॉल्यूशन नहीं आएगा, जब तक कोई पॉलिटिकल एक्शन आप अच्छे तरीके से नहीं लोगे, आप सोशलिज्म को अटेन नहीं कर सकते हो। उनका कहना था अगेन रिवॉल्यूशन लाने के लिए आपको कंसाइसनेस लाना जरूरी है, लोगों में जो है वो एक चेतना लानी बहुत जरूरी है। अब कार्ल मार्क्स जो है एक जर्मन थिंकर थे, फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे, जर्नलिस्ट भी कह सकते हो आप। और उसके बाद उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी को जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा दुनिया में फैलाया था। उनके बाद जो है एक डिफरेंस अगर आप कहते हो कि जो मार्क्सिज्म और कम्युनलिज्म में जो थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, वो एक आपको जब अगर किन्हीं का सोशियोलॉजी है ऑप्शनल तो उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मार्क्सिज्म जो है एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है इसका ओरिजिनेशन हुआ था। इसका फोकस कहाँ पे रहता था? इसका फोकस रहता था जो स्ट्रगल एक होता है ना कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास में, लेबर क्लास में, उसके बीच में ये फोकस्ड रहते थे। दूसरी तरफ जो कम्युनिज्म है वो किस पे बेस्ड होता था? आइडिया ऑफ कॉमन ओनरशिप पे बेस्ड होता था। वो सोशल क्लास का जो है वहां पे एब्सेंस को वहां पे फेवर करते थे। वो ये कहते थे कि सोशल क्लास, मनी और स्टेट की जो है वो एब्सेंस होनी चाहिए और कॉमन ओनरशिप का आइडिया जो है वो फॉलो करते थे। मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको कम्युनिज्म में कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है, लेकिन आपका सोशलिज्म में लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप होता है। दूसरी तरफ कैपिटलिज्म की बात करते हो तो उसमें टोटल प्राइवेट ओनरशिप होता है। कम्युनिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंट्रोल करती है। और कैपिटलिज्म में क्या होता है? मार्केट फोर्सेस आपके मतलब उसको ये करते हैं। और लेकिन सोशलिज्म में गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज जो है उसको कंट्रोल करती है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे कम्युनिज्म में कोई भी क्लास डिस्टिंक्शन की बात नहीं की जाती थी, लेकिन सोशलिज्म में क्या है? एक थोड़ा बहुत लिमिटेड क्लास जो है डिस्टिंक्शन वहां पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कम्युनिज्म में यही चीज कही जाती थी कि प्रोडक्शन उसी की करो जिसकी बेसिक नीड है, लेकिन सोशलिज्म में वो सोसाइटल नीड को देखते हुए प्रोडक्शन की बात करते थे। अब यहाँ पे कम्युनिज्म के जन्मदाता आप कार्ल मार्क्स को देखोगे, लेकिन कैपिटलिज्म के जन्मदाता एडम स्मिथ को कहा जाता है। ओके, तो ये आपके थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो आपको जानने हैं। जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाइना फॉलो करता है, नॉर्थ कोरिया फॉलो करता है, और उसके बाद कुबा में भी ये फॉलो होता है। डिफरेंस बस कम्युनिज्म और सोशलिज्म में भी अगर आप देखो तो मेन डिफरेंस बस यही है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है या इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं और या फिर जो भी चीजें हैं वो कंट्रोल होती हैं स्टेट के द्वारा, रैदर देन द इंडिविजुअल सिटीजन, वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होती हैं कम्युनिज्म थ्योरी में। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं है। सोशलिज्म में ऑल सिटीजन्स आर गिवन इक्वालिटी, इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो हैं वो अलोकेटेड होते हैं बाय अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि इंडिया में है, राइट? ये है। अब कम्युनिज्म का आप अगर पूछोगे कि इसका मेन एम क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी राइटर्स या थिंकर्स थे ना, उनका बस एक ही चीज कहना था कि जो गोल है, जो मेन थीम है, जो मेन एम है कम्युनिज्म का, वो ये है कि एक स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी को जो है डेवलप करना है। उनको ये था कि मतलब जो भी पावर है आप रूलिंग क्लास से लेके आप जो कि मतलब जो प्रोडक्शन एंड ऑल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो रूलिंग क्लास होते हैं, उससे हटा के आप इस्टेब्लिश करो एक वर्कर कंट्रोल, मास ऑफ प्रोडक्शन के लिए आप वर्कर कंट्रोल को इस्टेब्लिश करो। एक हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, वो ये बात कहते थे। ये था मेन डिफरेंस। और अब आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी समझ में आ गई, और उसी से है जो यहाँ के लोग जो इंस्पायर हो रहे थे। इन्होंने स्लोगन तो दे दिया पूर्ण स्वराज का कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब यहाँ पे सीपीआई की फॉर्मेशन की बात देखी जाती है। ओके, तो सीपीआई क्या है? सीपीआई भी आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो 1920 में ताशकंद में होता है इसका फॉर्मेशन, जो कि अब कैपिटल है उज्बेकिस्तान का। ये भी वन लाइनर में आ सकता है आपको, और बहुत बार यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन कैपिटल को लेके पूछ दिए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। एंड इसके जो है गठन किसने किया था? एमएन रॉय, अबानी मुखर्जी और इनके अदर साथियों ने मिलके इनका कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। बस आपको एक चीज यहाँ पे ये याद रखनी है कि एमएन रॉय बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो एमएन रॉय का नाम आपको याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए,
1925 में द इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड होता है कानपुर में, और जिन्होंने सीपीआई के फाउंडेशन को फॉर्मलाइज किया था, जिसमें जितनी भी फॉर्मल एक्टिविटी थी वो यहाँ पे इन्होंने करा था। उसके बाद होता है आपका मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। जब गवर्नमेंट को ये बातें पता चलती हैं कि ये चीजें अब उभर रही हैं इंडिया में, तो वो गवर्नमेंट जो है उसको क्रैकडाउन करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जब क्रैकडाउन होता है कम्युनिस्ट का, तो बहुत सारे अरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लीडर्स को ट्रायल बेसिस पे अंदर लिया जाता है, एंड उसके बाद जितने भी लेफ्ट विंग लीडर्स थे या ट्रेड यूनियनिस्ट थे उनको गिरफ्तार करने का काम जो है वो शुरू होता है। और वो किसके अंतर्गत करते हैं? ये करते हैं मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर, जो कि 1929 में हुआ था। ईयर बस याद रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्टिविज्म ऑफ इंडियन यूथ भी देखने को मिलता है, मतलब पूरे जो स्टूडेंट लीग थी वो जहां तहां ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री में स्टैब्लिश होना शुरू हो गए थे। जितने भी नौजवान थे, नवयुवक थे, वो सारे कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस आपको हर पार्ट में, हर प्रोविंसेस में, हर मतलब स्टेट में आपको देखने को यहाँ पे उस समय मिल रहा था, जब ये कॉन्फ्रेंसेस हर जगह हेल्ड होने शुरू हो गए थे। 1928 में इसी तरीके का एक कॉन्फ्रेंस जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया था, ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो भी मतलब पार्टीज थे या ग्रुप्स थे, वो भी इन मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट के आइडियाज को बहुत ज्यादा प्रोपोगेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा इसको फैला रहे थे। लेकिन ये बात और भी थी दूसरी तरफ कि ये इंटीग्रल पार्ट भी थे उस नेशनल मूवमेंट के भी और नेशनल कांग्रेस के भी। ऐसा नहीं है कि उससे वो अलग हो गए थे। एक और जो हमारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, जो पेजेंट और वर्कर्स का था, वो भी काफी ज्यादा स्टिर आउट होना शुरू हो गए थे। वो भी काफी ज्यादा इरिटेट होना शुरू हो गए थे। तो उत्तर प्रदेश में जो है एक बहुत लार्ज स्केल पे आपको जो है यहाँ पे एजिटेशन देखने को मिला था टीनेस में, और उन्होंने टेनेंसी लॉ जो थी उसको रिवाइज करने की बात जो है, मांग जो है शुरू कर दी। वो ये चाहते थे कि जो यहाँ पे आपके छोटे छोटे जो फार्मर्स थे, टेनेंट्स थे, वो ये चाहते थे कि आप रेंट को थोड़ा सा कम कर दो, लोअर कर दो रेंट को, उसके बाद हमें एविक्शन से प्रोटेक्शन दो, और जो इंडेटनेस हमारे तरफ जो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, जो कि आप मतलब डेट का कर्ज में जो हम दबे जा रहे हैं, उससे हमें आजादी दिलाओ, उससे हमें रिलीफ दिलाओ थोड़ा। ये इनकी मांगे थी। गुजरात में जो एक पेजेंट्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वो भी स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ऑफिशियल एफर्ट, जब उन्होंने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज किया था तब। तो ये हर जगह देखने को मिल रहा था। उत्तर प्रदेश में, आंध्रा का जो रामपा रीजन था वहां पे भी देखने को मिला था, राजस्थान में भी जो रायतवाड़ी एरियाज थे, बॉम्बे और मद्रास में भी, वहां पे भी देखने को मिला था। और यहाँ पे ही आपको फेमस बरदोली सत्याग्रह जो है वो इसी टाइम में हुआ था। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बरदोली सत्याग्रह किसने लेड आउट किया था? दैट वाज वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था? 1928 में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो नया एक इमरजेंस ये जो चीजों का हो रहा था ना, थिंकिंग का हो रहा था, उसी समय ये बरदोली सत्याग्रह जो है वो हुआ था। 1928 में अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने भी पेजेंट्स थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने ये कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। मतलब एक नो टैक्स कैंपेन उन्होंने खोला, और उसके बाद उन्होंने लास्ट में अपनी जीत भी हासिल करी। क्योंकि उनके जो डिमांड्स थे वो फाइनली गवर्नमेंट को मानने पड़े थे। तो एक तरीके से एक रैपिड ग्रोथ जो है ट्रेड यूनियनिज्म को देखने का मिल रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी जो है बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ होना शुरू हो गया था। पूरे नेशनल लेवल पे मास स्ट्राइक जो है 1928 में देखने को मिले थे, और ये जो थे बहुत ज्यादा लंबे भी चले थे, बहुत टाइम तक चले थे ये। साउथ इंडियन में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक पे जाना शुरू कर दिया, और बहुत ज्यादा स्ट्राइक जो है आपके टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो वहां पे जमशेदपुर में काम कर रही थी वहां भी देखने को मिला। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपका बॉम्बे टेक्सटाइल मिल वाला जो स्ट्राइक था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 1.5 लाख वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए थे 5 महीनों के अंदर। और ये जो स्ट्राइक था ये किसके द्वारा लेड आउट हुआ था? इसको कम्युनिस्ट ने लेड आउट किया था, उसका जो है संरक्षण उनको प्राप्त था। और उसके बाद बहुत सारे जो कम से कम 5 लाख से ज्यादा जो लोग थे उन्होंने इसमें 1928 के इस स्ट्राइक में भाग लिया था।
तो अब एक जो ग्रोइंग एक्टिविटी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेलियर के बाद ये जो है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट काफी ज्यादा रिफॉर्म होने और रिवाइवल इनमें आना शुरू हो गया था। तो एक आफ्टर मैथ क्या होता है कि एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है, जहां पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की फाउंडेशन रखी जाती है अक्टूबर 1924 में। तो यहाँ पे इसके बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि ये एक आर्म्ड रिवॉल्यूशन था, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। बट सबसे पहले ये जानिए कि लाला लाजपत राय जो थे, उनको पहला प्रेसिडेंट और दीवान चमन लाल को इसका जनरल सेक्रेटरी जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बनाया गया था। 1928 में मैंने बताया कि बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे स्ट्राइक पे चले गए थे, और पहली बार 1923 में 1 मई डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था मद्रास में। अब कास्ट मूवमेंट यहाँ पे क्या हो रहे थे, तो कास्ट मूवमेंट जो है यहाँ पे बहुत सारे, मैंने बताया कि जो कास्ट को लेके भी बहुत ज्यादा यहाँ पे उत्थान होना शुरू हो गया था। तो जस्टिस पार्टी मद्रास में, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में, पेरियार के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही थी। महार्स जो थे अंबेडकर के संरक्षण में ये सारी चीजें कर रहे थे। तो ये बस आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है कि कहाँ पे ये क्या चीजें हो रही थी। अब एक जो होता है आपका कि द लाइन वॉज अडॉप्टेड बाय दोज डिससेटिस्फाइड विद द नेशनल स्ट्रैटेजी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। अब उन्होंने नॉन वायलेंस पे एम्फसाइज करना छोड़ दिया था। अब ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे, कहाँ से इनको आइडिया मिला था, इन्फ्लुएंस ये हुए कहाँ से थे, तो आपको मैंने बताया कि जब वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियन कांग्रेस यूनियनिज्म जो है जब ये ग्रोथ पे था अपने, तो यहाँ से इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मिला था। दूसरा, रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, वहां से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे क्योंकि वो सक्सेसफुल रहा था। एंड उसके बाद मार्क्सिज्म जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रॉट आउट तो हो ही चुका था इंडिया में। उसके बाद बहुत सारे जनरल जो प्रकाशित हो रहे थे वो लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्साइसनेस दे रहे थे, बहुत ज्यादा उनमें चेतना जगा रहे थे, जैसे कि आत्मशक्ति, सारथी, बिजोली, और नॉवेल्स भी बहुत सारे और बुक्स ऐसे लिखे जा रहे थे जो लोगों के दिमाग पे काफी ज्यादा असर कर रहा था। जैसे कि बांदी जीवन लिखा था सचिन सन्याल ने, और पत्थर देवी लिखी गई थी शरद चंद्र चैटर्जी के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, ये वन लाइनर में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे कोई भी जो आपके पीपीटी में चीजें दी रहती है ना, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है तो ही मैं ऐड करती हूँ, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू जस्ट रीड द लाइन्स। तो यहाँ पे ये जो मेजर इन चीजों से इन्फ्लुएंस होके दो स्ट्रैंड जो है, दो स्ट्रैटा ऑफ थिंग्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो डेवलपमेंट होता है दो स्ट्रैंड का, एक होता है एचआरए जो कि पंजाब, यूपी, बिहार वाले रीजन में उभरता है। दूसरा होता है युगांतर अनुशीलन ग्रुप जो कि बाद में चल के चित्तगोंग रिवॉल्ट ग्रुप में तब्दील हो जाता है अंडर द सूर्या सेन। और ये कहाँ पे था हो रहा था, ये बंगाल में हो रहा था। तो ये मतलब आपको दो स्टैंड जो देखने को यहाँ पे मिलते हैं, इनका अलग अलग काम था। अब देखिए, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा फेलियर साबित हो गया, तो जो जितने भी मेजर लीडर्स थे, रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज जिनके मतलब बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिकली जो पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, अब तो उनको था कि भाई वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ज्यादा निराश हो गए थे कि अब हमें क्या करना है। तो दो सेपरेट स्टैंड जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप का इमर्ज हुआ इस पीरियड में, उन्होंने दो पर्टिकुलर रीजन को मतलब अपने अंदर में लेना शुरू किया। तो अब पंजाब यूनाइटेड प्रोविंस वाले अगर एरिया की आप बात करते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी का, जो कि बाद में चल के HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना गया था। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, अक्टूबर 1924 में यहाँ पे कानपुर में हुई थी। अब देखिए इनके काम क्या क्या थे, इन्होंने क्या क्या काम किए इन प्रोविंस, ये जो एरिया था आपका पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार वाले एरिया में, इन्होंने सबसे पहले काकोरी रोबरी को जो है वो यहाँ पे लेड आउट किया। काकोरी जो कांड हुआ था वो हुआ था आपका अगस्त 1925 में। अब यहाँ पे ये जो रॉबरी थी ये हुई थी, एक इम्पॉर्टेंट एक्शन के रूप में जानी जाती है ये काकोरी रॉबरी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ के पास एक विलेज है, वहां पे इन्होंने जो रेलवे में कैश जा रहा था ना उसको इन्होंने लूट लिया था, क्योंकि इनको फंड की जरूरत थी आर्म्स एंड एमिनेशन के लिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपके रॉबरी केस या ऐसा कुछ होता है ना, तो वो पूछा जा सकता है कि ये किस रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ने अंजाम दिया था। अब दूसरा था यहाँ पे HSRA।
गवर्नमेंट ने जो है वहां पे बाद में चल के जो काकोरी रॉबरी हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया था, बहुत सारे लोग जेल भी गए थे, जैसे कि आपके बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला और रोशन सिंह जो है उनको बाद में चल के फांसी की सजा भी दी गई थी। अब HSRA का नाम आता है। तो यहाँ पे जब काकोरी कांड हो चुका था तो जो यंगर रिवॉल्यूशनरीज थे वो सोशलिस्ट आइडियाज से तो ऑलरेडी इंस्पायर हो चुके थे, तो इससे इंस्पिरेशन लेके उन्होंने ये सोचा कि अब हम एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। और उसके बाद इन्होंने मीटिंग रखी फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में, सितंबर 1928 में। अब इसकी लीडरशिप करी थी चंद्रशेखर आजाद ने, और उसके बाद HRA इसका नाम रखा गया था, जो कि बाद में चल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के नाम से विख्यात हुआ। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे जिनमें भगत सिंह भी शामिल थे, और उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और फिर आपके भगवती चरण भी इसमें शामिल थे, और बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। HSRA ने ये डिसाइड किया कि वो एक कलेक्टिव लीडरशिप करते हुए अपने जो भी सोशलिज्म के आइडियाज हैं उसको गोल रखते हुए ये साथ मिलके काम करेंगे। ये HSRA का काम था। तो अब उसके बाद इन्होंने और जो एक घटना को अंजाम दिया था वो सॉन्डर्स का मर्डर था। तो जब एक HSRA रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के रूप में इमर्ज होना शुरू हुआ, इन्होंने अपनी एक्टिविटी बिगिन करनी शुरू करी, तो इन्होंने कुछ हिस्टोरिक एक्शन भी लेने शुरू कर दिए। अब लेकिन इस समय क्या होता है कि जो शेरे पंजाब कहे जाते थे लाला लाजपत राय, लाठी चार्ज में उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। जब वो एंटी साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तब लाठी चार्ज उनके पुलिस करती है, और उस लाठी चार्ज में वो बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं और उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। मैं इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे जब ये मृत्यु इनकी हो जाती है तो फिर इन्होंने उसका बदला लेने के लिए जो सॉन्डर्स थे उनका मर्डर करने का जो है इन्होंने प्लानिंग किया था। तो एक यहाँ पे जो असैसिनेशन उनका करते हैं भगत सिंह, आजाद और राजगुरु, उन्होंने सॉन्डर्स को जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जो एक पुलिस ऑफिसर थे। तो उन्हीं के जो है मर्डर के चार्जेस में इनको गिरफ्तार किया गया था और बाद में इनको हैंग भी किया गया था। हम डिस्कस करेंगे उस चीज को भी। एक और घटना को इन्होंने अंजाम दिया, बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। कब? 1929 में। HSRA ने लीडरशिप करते हुए लोगों अब ये डिसाइड किया कि अब हमें लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। अब लोगों को बताना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव अब चेंज हो चुके हैं और अब हमें रिवॉल्यूशन दूसरे तरीके से लाना है। शामिल कौन कौन थे इसमें? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। उनको ये कहा गया था कि आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो बॉम्ब फेंकना है, बस प्रोटेस्ट के लिए फेंकना है, किसी को हानि नहीं करनी है। तो उन्होंने बॉम्ब भी ऐसी जगह पे फेंका था कि किसी को कोई हार्म नहीं हुआ था, इट वॉज हार्मलेस। बस इनका मेन एम क्या था? टू लेट द डेफ हियर, मतलब जो बहरे हैं ना उनको सुनने दो जरा नजदीक से, और इसीलिए उन्होंने फेंका था। ऑब्जेक्टिव इनका बस इतना था कि हम ऐसे बॉम्ब फेंकेंगे और हम अरेस्ट होंगे, ताकि लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा प्रोपेगेंडा क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है और हमारा मूवमेंट का लक्ष्य क्या है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बॉम्ब फेंका था। उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन भी लिए गए। ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर ट्रायल पे लिया गया और बाद में उनको फांसी की सजा दी गई। उसके बाद जेल में बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हुए थे वो फास्टिंग पे चले गए थे। उन्होंने बहुत ज्यादा जो है मतलब डिसेंट ट्रीटमेंट की मांग करी थी, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनके लिए, और बहुत सारी चीजें इन्होंने जेल में रहते हुए भी करना शुरू किया था। तो आजाद भी इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने वायसरॉय इरविन का जो है मतलब ट्रेन से जब वो सफर कर रहे थे तो उसको भी ब्लो आउट करने की कोशिश करी थी। तो इस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा जो चीजें हैं इन्होंने एक एक करके करनी शुरू करी थी, जो कि HSRA द्वारा एक्टिविटी ये चलाई जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे बंगाल में क्या हो रहा था। अब बंगाल की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जब CR दास की डेथ हो जाती है 1925 में, तो बंगाल कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और उसके बाद एक जो है दो ग्रुप में ये बंटते हैं। एक जो है JM सेन गुप्ता, जो कि अनुशीलन ग्रुप जो है उनका सपोर्ट इनको प्राप्त होता है, और दूसरे सुभाष चंद्र बोस होते हैं जो कि युगांतर ग्रुप से सपोर्टेड होते हैं। ये दो चीजों में बट जाते हैं ये। तो अब यहाँ पे चित्तगोंग आर्मी रेड जो अप्रैल 1930 में हुआ था, ये आपको जानना जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात आती है। आगे के 2 मिनट प्लीज थोड़ा सा ध्यान से बैठिएगा।
सूर्या सेन पार्टिसिपेट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, पहले ही वो कर चुके थे। और उसके बाद जो एक नेशनल स्कूल था चित्तगोंग में, उसके वो टीचर भी रह चुके थे। वो जेल भी बहुत बार जा चुके थे और उन्होंने फिर बाद में इस चीज को समझ लिया था। सूर्या सेन ने इस चीज को फिर डिसाइड किया था कि उन्हें एक आर्म्ड रिबेलियन जो है वो ऑर्गेनाइज करना है अपने एसोसिएट्स के साथ मिलके। अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकेनाथ बॉल के साथ मिलके इन्होंने जो है इस आर्म रिबेलियन की शुरुआत करी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन करी, ताकि वो जो है एक पॉसिबल जो चैलेंज है ब्रिटिश एम्पायर को दे सके, एक चैलेंज दे सके कि अगर आपके पास आर्म्स एंड एमिनिशन आ सकते हैं ना, तो हम आपके नाक के नीचे से हम भी वो चीजें ला सकते हैं अपने लिए। इन्होंने अब ब्रिटिश एम्पायर को एकदम खुलेआम ये चैलेंज दिया। अब इन्होंने क्या किया, इनका मेन जो प्लान था कि वो ऑक्यूपाई करेंगे दो मेन आर्मरीज जो थे चित्तगोंग में, इसको सीज करेंगे और उसके बाद सप्लाई करेंगे जो भी आर्म्स है, किसको, वो रिवॉल्यूशनरीज को, जो भी रिवॉल्यूशन कर रहे हैं उनको सप्लाई करेंगे और ताकि वो अपना काम कर सके। तो ये जो है ये काम क्या क्या इनका था, क्या क्या काम इनको करवाना था कि वो टेलीफोन लाइन को डिस्ट्रॉय करें, टेलीग्राफ लाइन को डिस्ट्रॉय करें और उसके बाद डिसलोकेट कर दें जो भी रेलवे लिंक चित्तगोंग से जुड़ी हुई है ना, उसको बाकी जो रेस्ट ऑफ द बंगाल वाला जो एरिया है उससे बुरी तरीके से उसको कट ऑफ कर दें। ये इनका जो है मेन एम था। तो ये जो रेड है इन्होंने कंडक्ट किया था अप्रैल 1930 में, जिसमें से कि मोस्टली 65 से ज्यादा एक्टिविस्ट जो है इसमें इन्वॉल्व थे। और ये किसके अंडर काम कर रहे थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो कि चित्तगोंग ब्रांच का था उसके अंदर में ये काम कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट जाननी ये जरूरी है कि अप्रैल जो रेड है वो यहाँ पे 1930 अप्रैल में किया गया था। 65 एक्टिविटीज थी और ये भी बैनर जो था इनका जिसके तले ये काम कर रहे थे वो था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चित्तगोंग ब्रांच। और ये रेड बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। अब एक चीज यहाँ पे और जानिए, सूर्या सेन को इसके बाद जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था फरवरी 1933 में। फिर उनको फांसी की सजा दी गई 1934 में। और फिर ये जो है रेड ये काफी ज्यादा हद तक सफल भी रहा था। अब सफल कैसे रहा था, एक चीज आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो है एक नया फेज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का लेके आया था बंगाल में। कैसे, क्योंकि पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि विमेन्स ने बहुत ज्यादा हद तक सपोर्ट किया था, पार्टिसिपेट किया था इसमें और उन्होंने अपनी जान की परवाह इसमें नहीं की थी, बहुत ज्यादा ब्रेवरी से इन्होंने सपोर्ट किया था। कुछ विमेन्स जो हैं जिनके नाम आपको जानने जरूरी हैं, उनमें से नाम आता है प्रीति लता वाडेकर का, कल्पना दत्त, शांति घोष और बीना दास का। अब इन्होंने क्या क्या काम किया था, तो इन्होंने जो है जो ये चित्तगोंग आर्मी रेड है इसमें सपोर्ट किया था, इसके शेल्टर में रह के इन्होंने काम किया था। इन्होंने ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे ना, इनको ये क्या करते थे, शेल्टर देते थे, इनको पनाह देते थे, रहने की जगह देते थे। इनके अब विमेंस पे तो कोई शक करेगा नहीं, तो ये एक मैसेज से एक रिवॉल्यूशनरी से ले जाके दूसरे तक पहुंचाते थे। तो एक तरीके से ये इनके लिए टेलीग्राफ का काम कर रहे थे, एक मैसेंजर का काम कर रहे थे। और उसके बाद कुछ जो महिलाएं थी, कुछ जो औरतें थी, कुछ जो ये फ्रीडम फाइटर्स थी, औरत इन्हें नहीं कह सकते, ये बस 17, 18, 13, 14 साल की लड़कियां थी, उन्होंने अपने हाथ में गन भी ले लिया था। प्रीति लता वाडेकर जो है वो एक रेड करती हुई मारी गई थी। कल्पना दत्त का नाम आता है क्योंकि उन्होंने सूर्या सेन के साथ मिलके जो है वो काम करना शुरू किया था और उन्हीं के साथ जो उनको अरेस्ट किया गया था और फिर उनको लाइफ सेंटेंस की सजा दी गई थी। शांति घोष और सुनीति चंदेरी जो थी वो सिर्फ स्कूल गर्ल्स थी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मारी थी दिसंबर 1931 में। बीना दास जो थी, जब उनको डिग्री, कॉन्वोकेशन डिग्री जब उनको मिल रही थी, तो जो गवर्नर उनको कॉन्वोकेशन डिग्री दे रहे थे, उनको उन्होंने गन पॉइंट पे लेके उनको गोली मारी थी फरवरी 1932 में। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे हो रही थी और इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इसमें। और एक एम्फसाइज जो आप कह सकते हो कि एक मेन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक इंडिविजुअल से हटके एक नेशनल के रूप में इंडिया अवेकन यहाँ पे हो चुका था। एक रिमार्केबल एस्पेक्ट जो है आपका, वो आप इसका कह सकते हो चित्तगोंग आर्मी का।
मूविंग ऑन फॉरवर्ड, बस आपको एक चीज और यहाँ पे रह जाती है ड्रॉबैक्स जानने के लिए कि क्या इनके ड्रॉबैक्स रह गए थे। तो आप अब देखिए भगत सिंह हो गए या फिर बहुत जो रिमार्केबल एक एस्पेक्ट ऑफ टेररिस्ट मूवमेंट का बंगाल में कहोगे ना, वो पार्टिसिपेशन था यंग विमेन का, जिन्होंने बहुत ज्यादा एडवांस रूप से चित्तगोंग रिवॉल्यूशनरीज को जो है वो मदद करी थी। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने रिवॉल्यूशनरीज को जो है स्ट्रक डाउन भी करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग अरेस्टेड हुए, बहुत सारे केसेस में उनको जो है वो ट्रायल बेसिस पे लिया गया था, जिसमें से कि भगत सिंह भी एक थे जिन्होंने सॉन्डर्स के असैसिनेशन के लिए ट्राई किया था। उसके बाद उनके डिफेंस में बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स जो है वो उठ खड़े हुए, उन्होंने ये अब उनके बिहाफ में उन्होंने गवर्नमेंट से अपील करनी शुरू करी थी, वो प्रोटेस्ट पे भी गए, उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी किया, उन्होंने कुछ डिमांड्स भी रखे। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें देखने को बाद में भी मिल रही थी। कुछ हद तक ये सक्सेसफुल थे, लेकिन इनके ड्रॉबैक्स में बस 2-3 चीजें रहती हैं कि ये मूवमेंट जो है ये रिटेन समवेयर कंजर्वेटिव एलिमेंट, मतलब इनका जो है थोड़ा सा कंजर्व था, इनका थिंकिंग जो है थोड़ी सी कंजर्व्ड थी। तो दूसरी बात कि इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक गोल्स जो होता है उसको इवॉल्व करने में ज्यादा मतलब जो है थोड़े से फेल्योर रहे। ये सोशल और इकोनॉमिक दोनों चीजों, मतलब सोशल इल को अगर आप हटा रहे हो तो आप ये भी तो देखोगे कि उनके लाइवलीहुड का जरिया जो इकोनॉमी है वो कहीं कहीं से उनको कुछ जीने खाने पीने का भी तो मिले। अगर आप किसी को कह रहे हो कि आप रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में आओ, आप अपने मतलब जो चीजें हैं आपको, मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा है, मान लिया आपके ग्रुप में आता है कि हाँ हमें फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है, लेकिन वो सिर्फ इन्वॉल्व होगा ना, उसकी फैमिली फिर कैसे खाएगी पिएगी। ये चीज थी कि सोशियो इकोनॉमिक गोल्स थोड़ा सा हट गया था। दोज वर्किंग विद स्वराजिस्ट फेल टू सपोर्ट द कॉज ऑफ मुस्लिम पेजेंट्री अगेंस्ट जमींदार इन बंगाल, मतलब यहाँ पे मुस्लिम अब भी नाखुश थे, क्योंकि जो जमींदार उनको तंग कर रहे थे बंगाल में, उनके खिलाफ इन्होंने कोई कदम खास उठाया नहीं था। ये थे इनके ड्रॉबैक्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट HSRA एंड यू अंडरस्टूड अबाउट चित्तगोंग रेड आर्मी, एंड उसके बाद जो भी हमने डिस्कस करा है ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है, और फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी और ये सारी चीजें। बिफोर लिविंग आई वुड से इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। UPSC YT कोड आप यूज कर सकते हो या रैंक 10 कोड आप यूज कर सकते हो। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। देयर आर मेनी कोर्सेस ऑलरेडी स्ट्रीमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। टेक बेनिफिट because hardly 1 month has left for your prelims examination, right? It's Anamika signing off. Take care guys. If you're having any query, type it in comment box. It will be taken care of.